प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी जितू भैया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर पे। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 9, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशक यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और यह है उसका लेसन नंबर 6। तो बच्चों अब तक की कहानी में बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं और लास्ट वाला जो आपका लेसन था वो मोस्ट आईएमपी था, क्योंकि उसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आप लोगों को ड्राइव करवाया था। वो था लेंस मेकर फॉर्मूला, जिसको अपन लेंस निर्माता सूत्र या पतले लेंस से अपवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों उसके बाद जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमने करने वाले हैं लेंस की क्षमता। ठीक है, और लेंस की क्षमता के बाद पतले लेंसों का संयोजन करेंगे। और आज वो जो अपने टॉपिक पढ़ा था ना लेंस की जो हमने पहले आपको मैं बता रहा हूं लेंस निर्माता सूत्र वाला, उसके ऊपर एक प्यारा सा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में वो भी देखेंगे। ठीक है, चलो तो बच्चों आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है क्या गोल, तो देखो बच्चों ये हमारा आज के गोल है। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं लेंस की क्षमता है, जिसको अपन बोलते हैं लेंस की शक्ति। उसके बाद अपन पढ़ेंगे पतले लेंसों का संयोजन, और लास्ट में हमारा आज टॉपिक होने वाला है उदाहरण संख्या 9.8 और 9.9। इसमें 9.9 काफी टाइम हमारा लेने वाला है, इसलिए इस लेसन में सिर्फ 3 ही टॉपिक होने वाले हैं। इसमें से ये लेंस की क्षमता छोटा सा टॉपिक है, लेंस का संयोजन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, पर इतना ज्यादा भी नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई सबसे पहले टॉपिक के साथ। वो है हमारे पास लेंस की क्षमता। बच्चों उसको समझने की कोशिश करते हैं कि लेंस की क्षमता आखिर होती क्या है। बच्चों देखो हमारे पास दो अलग अलग तरीके के लेंसेज हैं। एक ये लेंस है हमारे पास, और एक हमारे पास ये दूसरा लेंस लेते हैं। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा मोटा है ना, छोटा भी है और ये मोटा भी है। तो हमने क्या करा, हमने दोनों के अंदर श्वेत प्रकाश डाला और स्ट्रेट लाइन के अंदर, है ना, इसके ऊपर भी व्हाइट लाइट डाली, इसके ऊपर भी अपन ने इस तरीके से प्रकाश डाला, श्वेत प्रकाश। तो इसने इस तरीके से इसका जो भी फोकस रहा होगा उसके ऊपर प्रकाश को मिला दिया। इस पर भी व्हाइट लाइट डाली, तो इसका भी जो भी फोकस रहा होगा उसने इसके ऊपर लाइट रे को इस तरीके से मिला दिया। अब बच्चों थोड़ा सा फोकस करो कि जो पहला वाला लेंस है ना कंपैरेटिवली पतला है। अब पतला है तो कहीं ना कहीं इसका जो भी वक्रता त्रिज्या रही होगी बहुत बड़ी रही होगी, क्योंकि बहुत बड़ा गोला है। तो क्योंकि वक्रता त्रिज्या बड़ी है तो हमारा वक्रता केंद्र भी दूर होगा। वक्रता केंद्र दूर होगा तो इसका फोकस भी कहीं ना कहीं काफी दूर होगा। तो आप देख लीजिए फोकस कंपैरेटिवली दूर है। जबकि अगर दूसरी तरफ मैं इस वाले लेंस को देखूं तो इस वाले लेंस का क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि छोटा सा गोला बन जाएगा ये, तो इसका मतलब इसका सी भी छोटा, सी छोटा, तो इसका एफ भी बहुत छोटा। तो हुआ क्या, हुआ ये कि भाई इसके ऊपर जब अपन ने श्वेत प्रकाश को डाला तो इसने लाइट को क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, मतलब अपने पाथ से विचलित कर दिया। अब यहां पे विचलन अपन पता कैसे करेंगे बच्चों, विचलन पता करेंगे इससे, मतलब प्रकाश को यहां जाना था, चला यहां गया। तो ये जो विचलन है, विचलन अपन जिस कोण से बताते हैं वो ये वाला है, जिसको अपन विचलन कोण बोलते हुए अभी तक, डेल। जबकि आप यहां पे देख लीजिए प्रकाश को सीधा जाना था और वो यहां पे विचलित हुआ। यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है कि विचलन का कोण उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो हमारे लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है, लेंस की क्षमता का मतलब होता है कि कोई भी लेंस प्रकाश को कितना अपने मार्ग से विचलित कर सकता है। जो ज्यादा विचलित करेगा उसके जो लेंस की क्षमता या लेंस की जो शक्ति है उसके लिए उतनी ही ज्यादा होगी। तो लेंस जितना मोटा होगा उसकी लेंस की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मेरा चश्मा है, मेरे चश्मे देखो बहुत पतला सा लेंस लगा हुआ है ना, क्यों, क्योंकि मेरे लेंस की क्षमता ना बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, मेरा नंबर बहुत कम ही है। लेकिन अगर आप कुछ लोगों को देखोगे तो बहुत मोटा सारा चश्मा साफ साफ नजर आता है, भाई बंदे की बहुत नजर कमजोर है यार। कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं हम, उसकी लेंस की मोटाई से। लेंस जितना ज्यादा मोटा होगा बच्चों उसकी लेंस की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि वो उतने ही ज्यादा कोण से उसको विचलित करेगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इसी से ही रिलेटेड है कि लेंस की क्षमता का मतलब क्या है, कि कोई भी लेंस प्रकाश को कितने ज्यादा कोण से विचलित करता है। जितने ज्यादा कोण से विचलित करेगा उसकी क्षमता उतनी बच्चों ज्यादा होगी। ठीक है, इस डायग्राम को अभी अपन वापस देखेंगे। अभी के लिए हमारी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि प्रकाश की किरणों को अभिसारित अथवा अपसारित करने की क्षमता या सामर्थ्य को हम बोलते हैं लेंस की क्षमता। जैसे मैंने आपको बोला कि वो किस प्रकार से प्रकाश हो सकता है। जैसे अब अवतल लेंस की बारे में बात करूं तो प्रकाश को क्या करेगा, अभिसारित करेगा। अवतल लेंस के बारे में बात करूं तो प्रकाश को क्या करेगा बच्चों, अपसारित करेगा, मतलब फैलाएगा। ऐसे देखो सीधा जा रहा था, चुपचाप रहा था, फैला दिया इसने। तो जितना ज्यादा वो फैला पा रहा है, देखो ध्यान से फोकस करो, ये जितना ज्यादा फैला पा रहा है उतनी उसकी क्षमता होगी। ठीक है, तो किसी भी लेंस की प्रकाश को अभिसारित या अपसारित करने की उसकी क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है।
अब देखो जैसा मैंने आपको बोला उत्तल लेंस के अंदर अभिसारी होगा क्योंकि प्रकाश किरणों को एक जगह केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि अवतल के अंदर ये अपसारित करने की कोशिश कर रहा है। अतः लेंस का वास्तविक कार्य प्रकाश किरणों को मोड़ना होता है। तो यहां से हमें समझ आया कि हम लेंस का यूज एक्चुअली किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम प्रकाश किरणों को क्या कर सके, बेंड कर सके। अगर मैंने फ्लैट अगर प्लेट ले ली होती, कोई शीट वीट ले ली होती ग्लास की, तो सीधा सीधा निकल जाता, यानी वो प्रकाश को मोड़ता ही नहीं, थोड़ा बहुत मोड़ता, ज्यादा नहीं मोड़ता। कोई लेंस प्रकाश किरणों को जितना ज्यादा मोड़ता है उसकी लेंस की क्षमता उतनी ज्यादा होती है, जैसा मैंने भी आपको बताया। देखो जैसा मैंने आपको बोला, कम फोकस दूरी का जो लेंस होता है वो आपतित प्रकाश को बहुत ही कम कोण से मोड़ेगा, इसका मतलब उसके लेंस की क्षमता कम होगी। तो लेंस जितना पतला होगा उसकी लेंस की क्षमता उतनी कम होगी, लेंस जितना मोटा होगा उसके लेंस की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। यानी फोकस दूरी ज्यादा तो लेंस की क्षमता कम, और फोकस दूरी कम तो लेंस की क्षमता ज्यादा। यानी कि रिलेशन आ गया कि फोकस दूरी जो होता है वो लेंस की क्षमता को बच्चों ऐसे अपन बोलेंगे P से, तो फोकस दूरी जो होता है वो लेंस की क्षमता की व्युत्क्रमानुपाती। हमें इतना भी रिलेशन मिला, अब बराबर है या नहीं है बात की बात है। तो आई होप ये बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। अब इसके एक छोटा सा फॉर्मूला बच्चों अपन डिराइव करते हैं। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, हमने लिया बच्चों ये लेंस, ठीक है। लेंस लेने के बाद हमने क्या बोला भाई, ये हमने बना दिया उसका मुख्य अक्ष। अब हमने इसकी ओर डाली प्रकाश किरण, और प्रकाश किरण इस तरीके से इसके फोकस पे जाके बेंड हो गई, ये इसका मुख्य फोकस है। तो बच्चों जितना मैंने आपको बोला था जितना विचलन हुआ उसको अपन मार्क कर देते हैं। तो ये विचलन कोण हमारे पास हो गया, ये विचलन कोण हमारे पास कितना हो गया, डेल। ये विचलन कोण कितना हो गया बच्चों हमारे पास, डेल। तो बच्चों अब प्रॉब्लम ये कि इस डेल की वैल्यू निकाले कैसे। तो हम क्या करने वाले, कुछ स्टैंडर्ड चीजें मानने वाले। मान लिया कि जो वस्तु हमारे पास है वो बच्चों कितने की, 1 मीटर की है। अगर ये 1 मीटर की वस्तु है तो बच्चों ये भी 1 ही मीटर की वस्तु होगी। ये यहां से यहां तक अगर सीधी लाइन ड्रॉ करूं तो ये भी कितने की होगी, 1 ही मीटर की होगी। और मुख्य फोकस की ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से जो दूरी है बच्चों हमारे पास होगी f, स्मॉल f, ठीक है। तो अब अगर ये स्मॉल f है तो ये जो आपको ऊपर त्रिभुज दिख रहा होगा, अब तो त्रिभुज सबको फील हो गया होगा, उसके अंदर भी क्या होगा हमारे पास f। तो ये त्रिभुज जो हमने बनाया है, इस त्रिभुज को मैं यहां पे थोड़ा आप लोगों के लिए बना देता हूं हाईलाइट करके। ये हमारे पास डेल है, ये हमारे पास f है, और ये हमारे पास कितना बच्चों, 1 मीटर। अब बच्चों इसके अंदर अपन करने क्या वाले हैं, मुझे तो डेल निकालना है। अब डेल कैसे निकलेगा, तो मैं यहाँ पे बच्चों निकालूंगा 10 डेल। तो मैंने निकाला 10 डेल। तो बच्चों tan थीटा किसके इक्वल होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना बच्चों हमारे पास 1 मीटर, और आधार कितना है f। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया tan डेल इज इक्वल्स टू 1/f। अब जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कोण है वो बहुत छोटा होगा, नहीं बहुत बड़ा कोण बनेगा। जो भी कोण बनेगा 30 डिग्री से छोटा बनेगा। तो अगर कोण बहुत छोटा हो यानी डेल का मान सूक्ष्म हो, यानी छोटा हो का मान सूक्ष्म हो, तो क्या होगा, तो 10 डेल का लगभग मान किसके बराबर आएगा, इसका लगभग मान बराबर आएगा बच्चों डेल के, और डेल किसके बराबर है, 1/f के। तो कुल मिलाकर के हमें डेल का मान मिला 1/f के, और इस डेल को ही अपन बोलते हैं बच्चों लेंस की क्षमता। यानी हमें फॉर्मूला मिल गया P बराबर 1/f। तो आई होप जो तुमने बचपन में पढ़ा था लेंस की क्षमता का 1/f वो कहां से आया, वो आई होप सबको समझ आया होगा। जहां पर ये कंपलसरी है क्योंकि हमने जो इसकी ऊंचाई ली वो मीटर में ली है, तो f भी किसमें होना चाहिए, मीटर में। तो f किसमें होना चाहिए हमारे पास, मीटर में बच्चों, ठीक है। तो f भी हमारा किसमें होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, कंपलसरी है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि जो लेंस की क्षमता होती है वो उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अब बच्चों अगर मैं ऐसे मात्रक निकालने की कोशिश करूं तो क्योंकि f जो है मीटर में है तो पावर ऑफ लेंस का हमारे पास मात्रक आ गया मीटर इनवर्स, ठीक है ना। और अगर आप इसका ऐसा यूनिट लिखोगे बच्चों तो इसका ऐसा यूनिट होता है डायप्टर। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसे मात्रक क्या होता है, इसका ऐसे मात्रक होता है बच्चों डायप्टर, डायप्टर जिसको अपन लिखते हैं बच्चों डी से, ठीक है। अब और कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं कि किसकी पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव होगी, किसकी पावर ऑफ लेंस नेगेटिव होगी, उसके बारे में देखते हैं एक बार। तो देखो बच्चों अगर मैं बात करूं उत्तल लेंस के बारे में, तो बच्चों उत्तल लेंस के अंदर जो f होता है बच्चों कैसा होता है, धनात्मक। तो उसका पावर ऑफ लेंस भी कैसा होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। अवतल लेंस जो हमारे पास होते हैं
उसका फोकस कैसा होता है, ऋणात्मक, तो उसकी पावर ऑफ लेंस भी कैसे होगी, ऋणात्मक। और आपको शायद पता होगा जिनकी दूर की नजरें कमजोर होती है, जैसे मेरे जैसे प्राणी, उन सबकी हमारे कौन सा लेंस लगा हुआ है, अवतल लेंस लगा हुआ है, क्योंकि अवतल लेंस जो होता है वो कब लगाते हैं, जब हमारी दूर की नजर वीक होती है, ठीक है, जिसको नियर स्लाइडनेस बोलते हैं, उल्टा चलता है इसमें। तो बच्चों हमारा जो हम हमारी क्षमता होता है ना, जैसे मेरी नजर का चश्मा जो है वो -2 का है, तो मैं -2 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी लेंस की जो क्षमता है वो कितनी है, नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि मैंने अवतल लेंस लगा रखा है। जबकि जो हमारी फैमिली में मम्मी पापा वगैरह होते हैं, जिनकी आई साइड वीक या दादी वगैरह होती हैं, उनके जनरली पास की नजर वीक होती है, तो उनके जो लेंस लगा होता है वो कौन सा लगा होता है, जनरली उत्तल लेंस। या जिनको जन्म से देखने में प्रॉब्लम होती है उनके भी जनरली उत्तल लेंस ही होता है, क्योंकि उनको पास का नहीं दिखता, तो उनकी पावर कैसी होती है, पॉजिटिव। बाकी हमारे जैसे यंगस्टर्स की, आप जैसे लोगों की पावर जो है नेगेटिव में होती है, क्योंकि लेंस कौन सा लगा है, अवतल। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसा मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा है कि अवतल जो हमारा लेंस की क्षमता होता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अगर फोकस दूरी मीटर में है तो हमारे लेंस की क्षमता जो है वो मीटर इनवर्स हो जाएगी, जिसको अपन डायप्टर भी बोल सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे 1 डायप्टर डिफाइन करना है तो बच्चों मैं कैसे डिफाइन करूंगा, अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी बच्चों, 1 डायप्टर। ठीक है, उसकी क्षमता कितनी होगी, 1 डायप्टर। ओके, हमारी समांतर प्लेट जो होती है, क्योंकि उसमें प्रकाश की जो आपतित किरण होती है और जो निर्गत किरण होती है, क्योंकि एक दूसरे के समांतर होती है बच्चों, इसका मतलब वहां पे डेल का मान कितना हो गया, 0। इसका मतलब, और उसकी फोकस दूरी तो हमें पता ही है वो कितनी होती है, अनंत। क्योंकि उसकी फोकस दूरी अनंत है और क्यों बेंड भी नहीं कर रही है, तो उसकी पावर ऑफ लेंस कितनी हो गई, 0। किसके लिए, जब अपन बात करें किसके बारे में बच्चों, जब अपन बात करते हैं किसी एक प्लेट के बारे में, एक ग्लास प्लेट के बारे में, जो जिसकी दोनों परतें क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है, तो आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। जैसे मेरा चश्मे का जो नंबर है वो 2 डायप्टर है, माइनस का 2 डायप्टर, यानी मेरी पावर ऑफ लेंस माइनस का 2 डायप्टर है। अगर मुझे पता करना है, पहले तो लेंस कौन सा, अवतल लेंस लगा रखा है क्योंकि नेगेटिव है। अब मुझे पता करना है कि मैं कितनी दूरी तक साफ नहीं देख पा रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा भाई, ठीक है, या कितने लेंस का मैंने कितने फोकल दूरी का मैंने लेंस लगा रखा है। तो मेरा जो एफ बच्चों, मैंने P इज इक्वल टू 1/f लिखा, तो बच्चों f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/p, यानी 1/2 माइनस का। तो सॉल्व करो तो बच्चों हमारे पास आ गया 0.5 मीटर, जिसको अपन सॉल्व करके लिखेंगे तो 50 सेंटीमीटर आएगा। यानी जो मेरी आंखों में जो लेंस लगा हुआ है, मेरी आंखों में नहीं, मेरे चश्मे में जो लेंस लगा है वो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव मैंने लगाया नहीं है, ये सेल्फ अंडरस्टूड लगा दोगे यार, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अवतल है। आई होप सबको ये चीज समझ आ गई होगी। चलो अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं पतले लेंसों का संयोजन। अभी पतले लेंसों का संयोजन क्या होता है यार, तो बच्चों अगर मेरे पास एक से ज्यादा लेंस कॉन्टैक्ट में हो, संपर्क में हो और बहुत पतले पतले हो, तो क्या होगा, उस कॉम्बिनेशन का या जो अपन ने उनको आपस में जोड़ा है उनका फोकस दूरी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लो हमारे पास कोई 2 पतले पतले से लेंस है, ये पहला लेंस है बच्चों, और ये हमने लिया इसके साथ ही दूसरा लेंस। ठीक है, ये पहला लेंस लिया बच्चों और ये हमने लिया दूसरा लेंस। ठीक है, मान लो इसका फोकस दूरी f1 है और इसकी फोकस दूरी बच्चों कितनी है, f2 है, और इन दोनों लेंस को क्या कर दिया, संपर्क में रख दिया। ठीक है, ये हमने इसको बीच में से तोड़ा, भी तोड़ा। तो करना क्या चाहता हूं मैं करना ये चाहता हूं कि अगर इन 2 पतले लेंसों को मैं एक सिंगल लेंस से रिप्लेस करूं, जो कैसा भी हो सकता है, वो कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, मतलब उत्तल अवतल मुझे नहीं पता, पर जो भी होगा, अभी तो हमारे को पता ही उत्तल ही होगा, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी इसको अगर मैं इस दोनों को एक सिंगल लेंस से रिप्लेस करूं तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये मैं निकालने में इंटरेस्टेड हूं। तो बच्चों देखो, मान लो वस्तु यहां रखी, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये प्रकाश इसके ऊपर गया, इसने अपनी तरफ से लाइट को बेंड कर दिया, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो इमेज बननी चाहिए थी वो यहां कहीं बननी चाहिए थी, तो इसके अकॉर्डिंग इमेज बननी चाहिए थी यहाँ पे आई डैश, इसके अकॉर्डिंग बननी चाहिए थी, जो बना दी इसने। अभी जो प्रकाश इसके ऊपर गिरा है ये भी अपनी तरफ से लाइट को बेंड करेगा और ये बोलेगा नहीं नहीं नहीं, अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा मेरे अकॉर्डिंग, अंतिम प्रतिबिंब तो भाई मैं तो और बेंड करूंगा, यहां कहीं बनेगा। तो इसने, दूसरे वाले लेंस ने अपने अकॉर्डिंग लास्ट इमेज का बना दी आई डैश पे। तो बच्चों जहां पे वस्तु रखी है इसको अपन ने बोल दिया बच्चों U,
फिर जहां आई डैश बन रहा है, जिस पे पहले वाले लेंस में जहां प्रतिबिंब बना है बच्चों, उसको बोल रहे हैं अपन वी डैश। और जहां पर दूसरे वाले लेंस ने अंतिम प्रतिबिंब बनाया बच्चों, उसको अपन बोल रहे हैं हमारा वी। तो हमारे पास तीन चीजें आ गई, यू, वी और वी डैश, जिसमें वी डैश में मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं क्योंकि वी डैश मुझे पता भी नहीं है। यानी अगर सेम वस्तु को मैं यहां पर रखूं तो कहीं ना कहीं वो कुछ इस तरीके से बेंड करके लाइट को यहां का इमेज बना देगी। मतलब यहां वस्तु है, यह प्रतिबिंब बना, ये यू है, ये वी है, बस। तो मुझे कुल मिलाकर के इसकी फोकस दूरी यानी F1 F2 से लाना है कि F कैसे लाऊं, मतलब इन दोनों को कैसे क्लब करूं F1 F2 को कि F आ जाए। तो देखते हैं। तो अगर मैं पहले लेंस के बारे में बात करूं, उसको L1 दे देते हैं, इसको L2 दे देते हैं। तो L1 के लिए हम सब जानते ही हैं कि भाई L1 के लिए वस्तु कहां पर रखी हुई है, ध्यान से सुनिएगा। L1 के लिए वस्तु कहां पर रखी हुई है, O पे। तो यानी L1 के लिए U का मान कैसा हो गया, माइनस का U, क्यों, क्योंकि लेफ्ट में है भाई। अब L1 के लिए अंतिम प्रतिबिंब कहां बना, अंतिम प्रतिबिंब बना उसके लिए I डैश पर, यानी उसके लिए V कहां पर है, क्योंकि राइट में है, तो इसलिए प्लस का V डैश, क्योंकि प्रतिबिंब कहां बना है, राइट में। तो अगर मैं लगाता हूं इसमें लेंस का सूत्र 1/v = 1/f = 1/v - 1/u, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/f1। अच्छा, इसके फोकस को बोल रहे हैं F1, तो मैं लिख देता हूं F किसके इक्वल है, F1 के। अच्छा, क्योंकि राइट में ना इसलिए पॉजिटिव ही होगा। तो हमारे पास आ गया v डैश माइनस माइनस प्लस 1/u। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया बच्चों, 1। ये पहले लेंस की कहानी थी, तो ये तो आसान थी। अब जरा दूसरे लेंस को ऑब्जर्व करते हैं, वो थोड़ा सा खतरनाक है, ज्यादा इतना भी नहीं पर है। तो बच्चों देखो, अगर मैं दूसरे लेंस को देखूं तो जो दूसरे लेंस का है, अगर मैं सारी वैल्यूज पहले लिख दूं तो बेटर रहेगा मेरे लिए। तो बच्चों इसके लिए u क्या होगा, सोचे थोड़ा सा। होगा क्या कि भाई इस दूसरे वाले लेंस को लगेगा कि लाइट कहां से आ रही है, लाइट मेरे लिए आ रही है आई डैश से, यानी दूसरे वाले लेंस को लग रहा है कि वस्तु कहां रखी है, आई डैश पे। तो उसके लिए बच्चों u किसके इक्वल होगा, v डैश के लिए, क्योंकि उसको लग रहा है कि वस्तु कहां रखी है, आई डैश में, तो उसके लिए होगा v डैश। क्यों, क्योंकि राइट में रखा था इसलिए पॉजिटिव। अब इसके लिए अंतिम प्रतिबिंब कहां बना बच्चों, यहां पे अंतिम प्रतिबिंब बना इसका आई पे, यानी इसके लिए v के लिए v ही है, और f तो इसका F2 है। लगा देते हैं फॉर्मूला 1/f2। चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/f2 = 1/v माइनस माइनस प्लस, नहीं हमारा इस बार माइनस ही है, माइनस माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, तो इस बार माइनस ही आएगा, माइनस का 1/v डैश। ये हमारे पास आ गई समीकरण नंबर 2, है ना। अब मैं इस वाले के लिए थोड़ा सा बना लेता हूं। इसके लिए क्या बनेगा बच्चों, 1/f। अच्छा, इसके लिए u किसके इक्वल है, -u, क्योंकि लेफ्ट में है। इसके लिए v किसके इक्वल है, +v, क्योंकि राइट में है। तो इसके लिए फॉर्मूला यही होगा जो हमेशा से चलता आ रहा है, जन्मों जन्मों से। तो 1/v माइनस माइनस हो गया बच्चों यहाँ पे +1/u, यानी मुझे कुल मिला के ये रिजल्ट चाहिए। मुझे तो 1/v + 1/u चाहिए इन दोनों का यूज करके। अब आप खुद सोचो, अगर मैं समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दूं, अगर मैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ दूं, हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 1/f1 + 1/f2 = यानी बराबर आ गया हमारे पास किसके, 1/v डैश + 1/u + 1/v - 1/v डैश। ये है हमारे पास। अब बच्चों इसमें साफ साफ दिख रहा है v डैश से आपका v डैश क्या हो रहा है, कैंसिल। और हमें मिल गया, देखो मिल गया ना आसानी से। 1/f1 + 1/f2 किसके इक्वल है, हमारे पास आ रहा है 1/v + 1/u। और जरा इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो, मान लो वो हमारे पास है समीकरण नंबर ये 4 है और वो 5 है। तो अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं, इन दोनों लेंसेज को एक सिंगल लेंस से रिप्लेस करने के बाद मुझे पता चला, अगर मैं दोनों की तुलना करूं कि 1/f किसके इक्वल आ रहा है, 1/f1 + 1/f2, यानी दो लेंस को संयोजित करने पर जो भी परिणामी लेंस हमें मिलेगा, उसका जो भी फोकस दूरी होगी, उसका व्युत्क्रम प्रत्येक की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। देखते हैं, इसको करके लिखते हैं। तो समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर तो इन दोनों की तुलना करोगे तो देखो कितना आएगा, देखो
देखो तुलना करने में कितना है हमारे पास बच्चों, आया हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। मोस्ट प्रोबेबली डेरिवेशन जनरली नहीं पूछा जाता, तो आपको रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। ठीक है, ये हमने दो लेंस की बात करी। मान लो मैंने n लेंस लगाए, n लेंसों के लिए, n लेंसों के लिए बच्चों क्या होगा, n लेंसों के लिए बच्चों हमारे पास हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 से लेकर के चलते 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 1/fn तक। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो यहां से हमें पावर ऑफ लेंस भी साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम रिजल्टेंट के पावर ऑफ लेंस के बारे में बात करें, यानी उसकी लेंस की क्षमता के बारे में बात करें, तो वो हमारे पास हो जाएगा P1 प्लस P2 से लेकर के Pn तक। अब बच्चों बात करते हैं मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन के बारे में। तो देखो बच्चों, आवर्धन या मैग्निफिकेशन ये हमने क्या लिखा बच्चों, ये हमने लिखी इसकी पावर यानी शक्ति, पावर ऑफ लेंस यानी शक्ति हो गई इन शॉर्ट। आवर्धन किसके बराबर आएगा बच्चों, आवर्धन आएगा m बराबर m1 गुणा m2, बेटा ये गुणा है, डॉट का मतलब गुणा से यहाँ पे माइनस नहीं करा अपन ने, mn तक। ठीक है, गुणा है ये, फिर कह रहा हूं गुणा है, माइनस नहीं है। तुमने तीनों चीजें आराम से निकाल दी, काफी इंपॉर्टेंट है, आगे हमारे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल देके आपको बता देता हूं। माना कि हमारे पास दो लेंस है ना, माना दो लेंस अपन ने ले लिए। L1 का जो हमारे पास मान लो जो फोकस दूरी हमें दे रखी है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर, L2 की हमें दे रखी है माइनस का 30 सेंटीमीटर। नाम से समझ आ रहा है कि ये कौन सा है, उत्तल है, और एक ऐसा है अवतल है। तो बच्चों जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फॉर्मूला जो है जैसा वैसा यूज करना है। F पॉजिटिव है पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लोगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1/20 प्लस 1/माइनस का 30। ठीक है, तो बच्चों उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/20 प्लस माइनस हो गया माइनस 1/30, है ना, प्लस माइनस माइनस। तो बच्चों इन दोनों का एलसीएम लेंगे अपन, तो इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चों 60, 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60। तो 2 तिया हो गया 6, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2। यानी कुल मिला के जो लेंस हमें मिला उसका जो फोकस है बच्चों क्योंकि 1/f निकाल रहे तो कितना है 60 सेंटीमीटर, और क्योंकि धनात्मक आया है इसका मतलब वो लेंस कैसा है, वो लेंस है हमारे पास उत्तल। यानी हमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक उत्तल लेंस मिलेगा जिसकी फोकस दूरी कितनी होगी बच्चों 60 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, अगर मैं फील कराऊं आपको, एक तो ऐसा लेंस है और दूसरा जो लेंस है बच्चों कुछ ऐसा है। ठीक है, ये कितना है, पहला वाला कितना हमारे पास 20 और दूसरा वाला कितना है 30 सेंटीमीटर। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक दूसरा लेंस मिलेगा, और इस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ ही बच्चों ये वाला जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले जो अपन ने पढ़ा लेंस की शक्ति, वो खत्म हुआ। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा बच्चों, दूसरा अपन ने पढ़ा लेंसों का संयोजन, वो भी हो गया हमारे पास। तो अब थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसी में तो असली मजा है। ठीक है, चलो। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 9.8 आप एक बार पॉज करिए वीडियो और कोशिश करिए कि आप लोगों से होता है क्या क्वेश्चन। इतना मुश्किल नहीं है, आसान ही है। चलो चलो अपन आगे चलते हैं। आई होप समझने के बाद ट्राई तो किया ही होगा। यदि f बराबर 0.5 है तो, अरे यार इतना फर्जी क्वेश्चन पूछा इसने पहला तो यार, कि हमें को f दे रखा है 0.5 मीटर, लेंस की क्षमता पूछ ली। अब ये पीछे करके आया यार, बस माइनस था वहां पे। पावर क्या होता है बच्चा 1/f, 1/0.5 मीटर में होना चाहिए है, पॉइंट हटाया, कितना आ गया हमारे पास 2 डायप्टर। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो कुछ था ही नहीं, हलवा परोस के दे दिया तुम्हें थाली में। ठीक है, चलो अच्छा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, किसी बेटा लिखा है अभियोत्तल, अब ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसमें लिखा है अभियोत्तल। अभियोत्तल मतलब दोनों तरफ से उत्तल है, अभय मतलब कॉमन और उत्तल मतलब तो उत्तल होता ही है। तो अभियोत्तल का मतलब हो गया कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, मतलब ऐसा लेंस है नॉर्मल।
सिंपल, ये हमारे उत्तल लेंस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, ऐसे आप डर जाओ देख करके। तो एक की वक्रता त्रिज्या 10 है और दूसरे की वक्रता त्रिज्या बच्चों कितनी है 15। यानी आपको अगर मैं समझाऊं, क्योंकि लाइट हमेशा कहां से स्टार्ट होती है बेटा, लेफ्ट से। तो सबसे पहले इसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है इस वाले पार्ट की। तो बच्चों इस वाले पार्ट की जो वक्रता त्रिज्या है, यानी इस वाले की, ये वाली, ये दूरी कितनी है हमारे पास, पहले दी इसने 10, तो ये हो गया हमारे पास 10। फिर आते हैं अपन दूसरी सतह पर, तो बच्चों वो हमारे पास हो गई 15 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक जो हमें दे रखी है वो कितनी है बच्चों, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहले हमेशा ये वाली सरफेस आएगी तो इसके लिए वक्रता त्रिज्या उधर होगी, फिर ये वाली सरफेस आएगी, इसके लिए वक्रता त्रिज्या इधर होगी। ठीक है, तो कांच का अपवर्तनांक अपने को ज्ञात करना है, जबकि फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो, जहां फोकस दूरी आ गई, जहां उनकी वक्रता त्रिज्या आ गई, याद करो हमने पढ़ा था गोलीय दर्पण से अपवर्तन, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो बच्चों जो हमारा R1 है, R1 अब कौन सा होगा, 10 सेंटीमीटर। कहां की तरफ है, राइट की तरफ, वो तो धनात्मक होता है। R1 हमारा कैसे हो गया, प्लस का 10 सेंटीमीटर। और R2 जब लेफ्ट की तरफ है इधर, तो क्या होगा हमारे पास, माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अपने को क्या निकालना है, इसकी फोकस तो है हमारे पास। अब निकालना अपने को क्या निकालना भाई, अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। तो हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, n/1 - 1 गुणा 1/r1 - 1/r2। डाल दो इस फॉर्मूले में सब। ये दे रखा है बच्चों 1/12, n/1 हमें पता नहीं। अच्छा, एक कांच है और दूसरा ऑब्वियसली वायु होगा, तो आप n2 अगर n2/n1 लिखते हैं, आपको बताता तो n2 क्या हमारे पास, कांच, और बाय डिफॉल्ट पहले वाले को बच्चों अपन क्या मान लेंगे, वायु। तो बच्चों अगर अपने को यहां पे लिखना हो तो अपन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे n2/1, और कांच के लिए क्योंकि वायु के लिए 1 होता है इसलिए हमने 1 लिख दिया, -1 1/r1। तो बच्चों 1/r1 का मान देखो कितना है, r1 का मान है 10 लिख देता भाई, प्लस का 10 ही आ रहा है। ठीक है भाई, 10 लिख दिया, -1 ये हमारे पास माइनस का 15। ठीक है ना, यही इसमें सबसे बड़े बच्चे चूक करते हैं, माइनस लगाना ही भूल जाते हैं। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कोई बहुत भारी काम नहीं है। n2 हमें पता नहीं है, -1, इसको सॉल्व करो बच्चों, 1/10 माइनस माइनस हो गया प्लस 1/15। एक अब बच्चों इसमें जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30। तो 10 दिया हो गया 30 और 15 दूनी हो गया 30। हमारे पास हो गया n2 - 1 बराबर 1/12। ठीक है, तो बच्चों यहां पे आएगा हमारे पास 5/3 30। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो 5 छंग 30 कैंसिल हो गया, तो मैं बोला 1/12 इज इक्वल टू n2 - 1/6। ठीक है, 6 मिल गया हमें। अब बच्चों करेंगे क्रॉस, 6 को उधर ले आएंगे, 6/12 बराबर कितना आ गया, n2 - 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे बच्चों, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा हमें, ये मिला 6 कम 6 6 दूनी 12, मिला 1/2 बराबर n2 - 1। तो बच्चे इस 1 को उधर लेके जाएंगे तो धनात्मक से किस में हो जाएगा, ऋणात्मक से कितने में हो जाएगा, धनात्मक। तो इसको उधर ले आए हम, तो मिल गया 1/2 + 1 इज इक्वल टू n2। सॉल्व करा बच्चों, हमारे पास आ गया 3/2। यानी ऑब्वियस होता है, तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5, और मिल भी गया। बहुत आसानी से हमने प्रश्न सॉल्व कर लिया। बस समझना इतना सा है, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कैच में बच्चे फंसते हैं, समझ नहीं पाते कि पहली वाली सतह के लिए होता है। जैसे इसने लिखा ना कि त्रिज्या 10 और 15 है, तो पहली वाली जो देखो लेंस ऐसा बना ना, तो पहली वाली जो सतह है ना, ये वाली, इसके लिए वक्रता त्रिज्या इधर होगी और इस वाली सतह के लिए वक्रता त्रिज्या इधर होगी। तो हमेशा भाई लाइट अगर यहां से जा रही है, मेरे मुंह से यहाँ पे जा रही है, मतलब मेरे फेस से इधर जा रही है, तो ये पहली सतह होगी, तो इसकी वक्रता त्रिज्या इधर है, और दूसरी सतह हो गई तो वक्रता त्रिज्या इधर है। ठीक है, तो उसका आपको ध्यान रखना। बस पहला याद नहीं हो तो पहला प्लस लिखते हैं, दूसरा माइनस, ऐसे कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बोले सर रटवा रहे हो आप तो। चलो, अब क्या बोला हमें, किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वायु में फोकस दूरी उसने दे रखी है 20, मतलब जब तक वायु में रखा तो 20 है। तो जल में इसकी फोकस दूरी क्या होगी, जबकि जल का वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है और वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। मतलब अगर मैं जल को वायु से कंपेयर कर रहा हूं तो 1.33 आ रहा है,
और कांच को अगर मैं वायु से कंपेयर करूं तो 1.5 आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, समझाते हैं आपको, पीछे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि भाई ये लेंस है, ठीक है, कांच में रखा था, जब तक वायु में रखा था तब तक तो ठीक था, ये वायु है हमारे पास। तो जब तक कांच वायु में रखा है तब तक तो हमारे पास इसका 20 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो फोकस दूरी हमें मिल रही है कहीं ना कहीं वो यहाँ कहीं होगी, नहीं ये होगा यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस, तो 20 सेंटीमीटर है। लेकिन जैसे इसको उठा करके, इस लेंस को उठा के किसमें डाल दिया, पानी में, ठीक है, इसको लेंस को पानी, इसको वायु में से उठा के किसमें डाल दिया, पानी में। तो अब हुआ क्या, हमने इसको डाल दिया जल में, ऐसे पानी में डाल दिया, ऐसे मस्त है ना, ऐसे पानी में डाल दिया। बोले अब बताओ फोकस दूरी क्या होगी, बोले भाई बताओ क्या होगी। बहुत सही क्वेश्चन है, अब मुझे नहीं पता नई फोकस दूरी क्या होगी, वही अपने को निकालनी, कि हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। बच्चों जो चीज यहाँ पे चेंज नहीं होगी ना, वो इनकी वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या पहले भी जितनी थी उतनी की उतनी रहेगी, मतलब क्योंकि लेंस ऐसे ना पिचक जाएगा या ऐसे ऐसे फट जाएगा, खा खा के मोटा हो जाएगा, लेंस तो जितना उतना का उतना ही रहेगा। तो मतलब उनकी वक्रता त्रिज्या चेंज नहीं होने वाली, ये हमें कंफर्म है। तो हम क्या करेंगे, ये करने वाले हैं। अगर मैं इस वाले उससे चलूं कि वायु और कांच में रखा है, तो कांच का बना ही हमारे पास। तो बच्चों समझ रहे एक बात को कि अगर ये जो लेंस है अगर ये सिर्फ कांच में रखा है, तो मैं अगर वही फॉर्मूला लगाता हूं जो अभी मैंने पढ़ा है, जो कि ये था, दोनों में ये लगेगा। उसमें बच्चों जो एक चीज है जो चेंज नहीं होने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया, वो है R1 और R2। तो अब इसकी साइन चेंज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी सिंप्लिसिटी के लिए आप सब जानते हो R1 को हम R1 ही लेंगे पॉजिटिव का, R2 को माइनस का R2 लेंगे। नहीं लोगे ना एग्जाम में तो भी चलेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें R1 R2 को हमें मान पता भी नहीं है। हाँ, अगर आप इस वाले के अंदर बात करते तो N2 हमारा यहाँ पे कौन है बच्चों, कांच, जिसका अपवर्तनांक हमें पीछे दे रखा है 1.5, और N1 कौन है हमारा यहाँ पे, वायु। तो वायु का अपवर्तनांक हमें दे रखा है 1, पीछे दे रखा है क्वेश्चन में। और फोकस दूरी इसकी 1/20 हो गई, बराबर ही हमारे पास हो गया 1.5/1 - 1। कैसे लिखा, क्योंकि N2 को हम क्या लिख सकते हैं, N2 1 को क्या लिख सकते हैं, N2/N1। और ये तो हमें पता है या ना पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे तो मैंने आपको बोला। अगर आप माइनस के लिए रख दोगे तो भी ठीक है, एग्जाम में सही है, तो भी नहीं रखोगे तो भी ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण आया, इसको जरा सॉल्व करते हैं। और बच्चों 1.5 में से जरा माइनस करके देखते हैं एक को, तो हमें यहां पे क्या मिला बच्चों, यहां में मिला 0.5। ये हमारे पास ये वाला पार्ट हुआ, ये 1/20। बच्चों 0.5 डिवाइड में लेके जाओ, तो ये हमारे पास हो गया 1/20 गुणा 0.5। जिसको आता होगा डायरेक्ट कर लेगा, वैसे तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो आपका बच्चों 0 से 0 कैंसिल हो गया, हमें बचा 5 दूनी 10, यानी 1/R1 प्लस 1/R2 की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, 1/10। इतना हमें यहां से निकालना था, निकल गया। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, सॉल्व करने पे आ गया 1/10, यानी हमें जितना चाहिए था हमें उतना तो मिल गया। अभी क्यों निकाला है, क्योंकि जब मैं इसको जल में लेकर जाऊंगा बच्चों, ध्यान से सुनना, जब मैं इसको जल में लेकर जाऊंगा तो चेंज क्या होगा, चेंज होगा 1/f, मुझे नहीं पता। अब पहला माध्यम कौन है, जल, दूसरा माध्यम कौन है, कांच, यानी इस बार N1 हमारे पास है हमारा जल, जो किसके बराबर है 1.33 के। और ये वाला कौन सा बच्चों, कांच, ये N2 है, ये हमारे पास क्या है, कांच, जो हमारे पास 1.5। ठीक है। सो अगर मैं N2/N1 लिखता हूं तो N2 का मान तो इस बार हो जाएगा बच्चों 1.5, क्योंकि वो कांच है, और N1 का मान 1.33, गलत मत करना। और यहां पे 1/R1 माइनस 1/R2। हाँ चलो साइन रख दिया तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, जैसा पहले किया था। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट मारा और कुछ नहीं करा है, बस वहां पे वायु थी, एक आ रहा था, यहाँ पे जल है इसलिए 1.33। अब वहां पे प्रॉब्लम में कौन फंस रहा था, कौन फंसा रहा था हमें, 1/R1 प्लस 1/R2, ये रहा, निकाल लिया हमने 1/10, रख देते हैं, हो गया हमारा काम सॉल्व। यहां पे चाहो तो आप एलसीएम ले लो, 1.5 माइनस 1.33, एलसीएम लेने के बाद ये आएगा, और ये हमारे पास आ गया 1/10। बच्चों सॉल्व करा, 1/f इज इक्वल टू हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दो, 0.17 आ रहा है बच्चों, 1.33, क्योंकि देखो 1.5 में से 1.33 माइनस करना ना, तो देखो आसान है, 1.5 में से
1.33 माइनस करना है ना, जिसको नहीं आता देखो 0, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया 1, तो आंसर आया 0.17। 1.33 का तो वैसे भी कुछ नहीं होना। अब हमें ये 2 पॉइंट से 2 पॉइंट हट गए, ये बताना इसके बीच में पॉइंट हट गए, उड़ गए। हमें तो f का मान निकालना, तो दोनों तरफ कर देंगे उल्टा। f का मान बच्चों कितना आया 1330/17। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका क्या मिल जाएगा, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि पहले अगर ये कांच का जो लेंस है अगर वो वायु में रखा है तो हमने n2 का मान तो कांच के लिए लिया है, n1 का मान हमारे आसपास के जो वायु है उसके लिए लिया है, और R1 और R2 1/R1 प्लस 1/R2 मुझे पता ही नहीं है, मुझे नोन ही नहीं है, तो मैंने निकाला यहां से 1/10 और जो आया उसके यहाँ पे अपने रख दिया। तो आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। बहुत प्यारा प्रश्न था। चलो तो बच्चों अपन चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। जैसा मैंने आपको बोला था हमारा एक और एग्जाम्पल आप लोगों के लिए रखा है, वो ये रहा। बहुत सुंदर प्रश्न है ये, बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन क्या है, चित्र 9.22 में दिए गए लेंसों के संयोजन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की। मतलब लास्ट कहां पे इमेज बनेगी अपने को पता करना है। क्या करना है बच्चों, बहुत सिंपल है। पहला लेंस जो प्रतिबिंब बनाएगा वो दूसरे के लिए बिंब यानी वस्तु बन जाएगा, फिर दूसरा वाला जो प्रतिबिंब बनाएगा वो पहले वाले के लिए क्या तीसरे वाले के लिए क्या बन जाएगा, वस्तु बन जाएगी या बिंब बन जाएगा। बस इतना सा दिमाग कॉन्सेप्ट में रखना है, इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, वो जो अपन ने पढ़ा था लेंसों के संयोजन में। तो बच्चों ये हमारा L1 लेंस नाम दे देते हैं इसको, सफेद सफेद तो दिखेगा नहीं तो उसको काला काला कर देते हैं। L1 है, ये L2 है और ये L3 है। आपको दिख रहा होगा ये तो हमारे पास उत्तल लेंस है, ये समतल और अवतल का मिश्रण है, तो इसका नाम हो गया समतल उत्तल यानी प्लेनो कॉनकेव, और ये हमारे पास अगेन एक उत्तल लेंस है। ठीक है, बड़े खतरनाक नाम है हिंदी में। ठीक है, चलो तो बच्चों देखो कुछ नहीं करना, नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। अगर मैं L1 के बारे में बात कर रहा हूं तो L1 के लिए, तो बच्चों L1 के लिए देखो क्या मिला। L1 के लिए वस्तु कहां पर रखी है, वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर में। अब क्योंकि लेफ्ट में रखी है इसलिए U का मान कितना हो गया बच्चों, -30 सेंटीमीटर। इसके लिए फोकस कितना है, +10, तो इसके लिए फोकस कितना है, +10। हमें ये नहीं पता इसका V कहां है, तो हम V निकाल देते हैं। ठीक है, V हमें नहीं पता तो लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना, अच्छा क्या निकालना अपने को, 1/v। थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू हो गया बच्चों 1/v। 1/f कितना है 1/10, 1/10, और ये प्लस 1/-30 और बराबर 1/v। ठीक है, तो ये प्लस माइनस हो गया बच्चों माइनस 1/10 माइनस 1/30 बराबर 1/v। सो जब इनका एलसीएम लेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 30। यहाँ गया हमारे पास 3 और यहाँ गया हमारे पास 1। सॉल्व करा बच्चों, सॉल्व करने पे आया 2/30। तो ऐसे देखो बच्चों और सॉल्व करोगे तो आएगा 1/15, दिख रहा होगा आपको। और हमें पता था कि ये राइट हैंड साइड पे इमेज बनाएगा, प्लस आ रहा है। वैसे अपन देखो यहाँ पे प्रिडिक्ट भी कर सकते थे जैसे हम हमेशा से करते हैं। ये देखो फोकस दूरी कितनी है 10 है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यानी वक्रता केंद्र होगा वो 20 सेंटीमीटर पे होगा। तो वस्तु रखी 30 पे, यानी वो कहाँ रखी है, सी से परे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में, और सी और एफ क्या हमारे पास 10 और 20 के बीच में। तो देखो बन गया, आई ना वी की वैल्यू 15 प्रिडिक्ट कर सकते हो आप आराम से। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों 1/v का मान आ रहा है 1/15 के, तो बच्चों v का मान हमारे पास आ गया 15 सेंटीमीटर। एक बार फिर प्रिडिक्शन बता देता हूँ, मेरा क्या प्रिडिक्शन था, मैंने कैसे प्रिडिक्ट करा कि ये आंसर मेरा करेक्ट है नहीं है। मैंने बोला भाई इसकी फोकस दूरी जो है ना वो 10 है, तो यानी कहीं ना कहीं इसका फोकस यहाँ होगा। बोले फिर c कहाँ पर होगा, c 20 पर होगा, ये 10 है, ये कितना होगा 20 होगा। तो वस्तु कहाँ रखी, c से परे, और हमें पता है जब वस्तु c से परे रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है c और f के बीच में। f है 10 पे, c है 20 पे, तो प्रतिबिंब बनेगा 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में कहीं वैल्यू होनी चाहिए, और धनात्मक, क्योंकि हमेशा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो आ गई मेरी 15, तो हम खुश हो गए। ठीक है, मेरे पहले लेंस के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि पहले वाले लेंस ने क्या करा, पहले वाले लेंस ने ऐसा कुछ करा कि भाई
वस्तु रखी थी यहाँ पर, कहाँ गई हमारी वस्तु, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दूर। तो इसने इमेज बनाई कहाँ पर, 15 सेंटीमीटर पर। तो ये सीधी लाइट रह गई, एक यहां से पास होके गई और एक यहां पे गई बच्चों, ठीक है। फोकस से, इसके मुख्य फोकस से गई जो 10 सेंटीमीटर पर है, ठीक है ना। यहां कहीं इसका प्रतिबिंब बन गया, सी से परे रखा हमने वस्तु को, ठीक है। तो बड़ा बनना था, बढ़ गया। और कितने दूरी पर बना हमारे अकॉर्डिंग, हमने जो कैलकुलेशन करी उसके अकॉर्डिंग 15 सेंटीमीटर पे। जबकि अब जरा देखना कहानी में ट्विस्ट। अब थोड़ा इसको यहाँ पे वाले पार्ट को मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इससे जो लाइट रे गई है, प्रकाश की किरण ऐसे कुछ, तो हमने बोला यार इसने प्रतिबिंब का बनाया 15 पे। 15 पे बनाने का मतलब 5 इसके बीच की दूरी, 10 इसके बीच की दूरी, यानी कहीं ना कहीं इसने जो प्रतिबिंब बनाया है वो यहां कहीं बन गया। तो यहां कहीं इसका प्रतिबिंब बनना था, बन गया। मतलब देखो 15 सेंटीमीटर बना ना, इस वाले लेंस से 5, इस वाले लेंस से 10, टोटल कितना हो गया 15। यानी इसके अकॉर्डिंग सिर्फ अगर ये लेंस होता प्रतिबिंब यहां पर बनता, लेकिन ऐसा है नहीं। अब जब मैं दूसरे लेंस के बारे में बात करता हूं, दूसरे लेंस को क्या लगता है कि वस्तु कहां पे रखी है, उससे 10 सेंटीमीटर दूर आगे। अब ध्यान से सुनिएगा, दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु कहां पे रखी है, 10 सेंटीमीटर आगे। जो पहला प्रतिबिंब, पहले वाले ने जो प्रतिबिंब बनाया था वो दूसरे वाले के लिए वस्तु की तरह व्यवहार करेगा। यानी दूसरे वाले लेंस के लिए जो वस्तु है वो कहां रखी है, आगे रखी है। होनी तो 15 चाहिए थी, लेकिन बेचारा खुद पीछे वाले लेंस से 5 सेंटीमीटर आगे है, तो वस्तु से उसकी दूरी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। वो भी कैसी, धनात्मक, क्योंकि आगे रखा है, ठीक है। तो इस बात को आपको अच्छे से समझना है कि दूसरे लेंस के लिए, L2 के लिए जो वस्तु रखेंगे बच्चों वो कहां पे रखेंगे, यानी U जो होगा उसके लिए कैसा होगा, धनात्मक, क्योंकि आगे है उसके राइट हैंड साइड पे, प्लस का 10 सेंटीमीटर। और F उसका अपने को दे ही रखा है, वो हमारे पास माइनस का 10, ठीक है। तो अपना F कितना दे रखा है, माइनस का 10। तो बस अब इसके लिए वापस V निकालना है। तो वैसे तुम्हें दिख रहा होगा साफ साफ, वस्तु कहां रखी है, मुख्य फोकस पर। और जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखते तो प्रतिबिंब का बनता है, अनंत पे यार। इसका मतलब ये अनंत पर प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। तो वैसे निकाल लेते चलो, अपने को V नहीं पता, तो वही 1/f। वैसे तो साफ दिख रहा है बच्चों, लेकिन फिर भी कि भाई आपको लगे ना कि जीतू सर तो ऐसे बता रहे हैं, जीतू भैया तो ऐसे बता रहे हैं। तो 1/f कितना हो गया बच्चों, माइनस का 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। सॉल्व करोगे बच्चों आएगा 1/0, ठीक है। दोनों को, सॉरी मैं भी पता नहीं क्या हो गया, बावरा हो गया मैं भी। दोनों को माइनस करने पे हमें कितना मिलेगा बच्चों, 0। तो v का मान कितना आ गया, अनंत। बनना ही था, क्योंकि वस्तु क्योंकि फोकस पे तो रखी है, बस पे तो रखी है, तो इसका मतलब वो कहाँ पे बनाएगी, प्रतिबिंब अनंत पर। तो समझिएगा इस बात को कि दूसरे वाले ने यहाँ पे इसके लिए प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, तो ये क्या करेगा, क्योंकि वस्तु इसके लिए मुख्य फोकस पर रखी, तो प्रकाश किरण को ऐसे आगे की तरफ बढ़ा देगा। यहां से ऐसे आई, इसने बेंड करी, इसने ऐसे बेंड करी, फिर क्या हुआ, फिर इस वाले लेंस पे पहुंची, तो इस वाले लेंस ने उसको सीधा कर लिया, क्योंकि इसके लिए प्रतिबिंब का बनेगा अनंत पर, तो इसने प्रकाश किरणों को कर दिया सीधा। तो थर्ड वाला जो लेंस है उसके लिए वस्तु कहां रखी है, अनंत पर, क्योंकि प्रकाश किरण तो समांतर आ रही है, तो प्रतिबिंब का बनाएगा अपने मुख्य फोकस पर। तो ये प्रतिबिंब कहां बना देगा, अपने मुख्य फोकस पर। और उसका मुख्य फोकस कहां है, 30 पर। यानी इसका जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा बच्चों 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। वापस समझा देता हूं, पहले वाले लेंस ने प्रतिबिंब बनाया 15 सेंटीमीटर की दूरी पर खुद से, तो खुद से 15 मतलब आगे। तो कहीं ना कहीं दूसरे लेंस के लिए वस्तु कहां रखी है, 10 सेंटीमीटर पर आगे। पहले ने जो प्रतिबिंब बनाया वो दूसरे के लिए वस्तु है, 10 सेंटीमीटर पर रखी है। कहां रखी है, आगे रखी है। 10 सेंटीमीटर उसका फोकस दूरी, और 10 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी है। इसका मतलब वो जो प्रतिबिंब बनाएगा वो कहां बनाएगा, अनंत पे। तो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष क्या हो गई, समांतर हो गई। तो तीसरे वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसके मुख्य फोकस पर, क्योंकि उसके लिए वस्तु कहां रखी है, अनंत पर। तो मुख्य फोकस मतलब प्रतिबिंब बना हमारा किस पर, एफ पर। तो इसने क्वेश्चन हमसे ये पूछा था कि अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो अंतिम प्रतिबिंब राइट हैंड साइड पे बनेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो बच्चों ये इस प्रश्न का आंसर था। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को, मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। ये वाला भी और इससे पहले वाला भी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने उस वाले में तो हमने सीधा सीधा जो हमने लेंस मेकर फॉर्मूला निकाला था, मतलब डिराइव करा था, वो यूज करा है, ठीक है। और इस वाले में तो हमने सिंपल लेंस के सूत्र का यूज करा, लेकिन दिमाग लगा के, ठीक है।
चलो तो बच्चों इसी के साथ ही इस लेसन में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, वो है हमारे पास प्रिज्म, वो भी बहुत प्यारा टॉपिक है। और प्रिज्म के बाद आप ये समझ लीजिए रेनबो फॉर्मेशन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, और उसके बाद हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर का फ्लो है। कोशिश कर रहे हैं कम से कम लेसन्स में आपको सारा चैप्टर समाहित करके दे दिया जाए और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी साथ के साथ करा दी जाए। चलो बच्चों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना बच्चों, लाइक वाले बटन को तोड़ फोड़ देना, ठीक है, बट एक ही बार करना, 2 बार करोगे तो वो लाइक काउंट नहीं होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।